नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में बात होती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में आज का क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत चल रही है, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। जहां महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का 3 दिन का स्पेशल सेशन जो है आज शुरू हुआ है। प्रोटेम स्पीकर विधायक कालिदास कोलंबकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को विधायक पद की शपथ दिलाई है। एक एक करके सभी 288 विधायक शपथ ले रहे हैं। शनिवार और रविवार को विधायकों की शपथ जो है वो भी दिलाई जाएगी, यानी आज तो ये, कल भी शपथ चलेगी। 9 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और साथ ही विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। बीते 6 दिसंबर को मुंबई के बड़ाला से 9 बार के विधायक कालिदास को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई और उसके अलावा नई विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखें तय हो गई हैं। यह सेशन नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी विधायक दल में राहुल नार्वेकर एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं, इस तरह की संभावनाएं भी चल रही हैं। बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर का नाम जो है उस पर मुहर भी लगाई गई है। नार्वेकर रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर दोबारा आवेदन पत्र भरेंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास तेज है कि किसके कितने मंत्री होंगे, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन जो देर लग रही है इस पे बड़ा सस्पेंस है, और इस सस्पेंस को लेकर बयान दिया है देवेंद्र फडणवीस साहब ने। सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद जो सत्र के दौरान ईवीएम पर सियासत हुई है महाराष्ट्र में वो भी आपको दिखाएंगे। पहले बयान सुनिए देवेंद्र फडणवीस का। पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर यह तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस साहब को, कह रहे हैं कि भाई महायुति बड़ी है, जीत बड़ी है, इसलिए थोड़ा वक्त है, समय लग रहा है। और पहले का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले किस तरह से समय लगा है। लेकिन आपको बताएं कि महायुति सरकार का गठन जब से हुआ है चेहरे पुराने ही हैं, केवल पोर्टफोलियो में फेरबदल हो सकता है। ये मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम बन चुके हैं, लेकिन मंत्री परिषद को लेकर क्या कुछ किनके चेहरों पर नए दाव लगाए जाएंगे या पुराने चेहरों पर दाव होगा, इस पर थोड़ा सस्पेंस, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन ईवीएम का जिक्र ना हो विपक्ष की तरफ से चुनाव परिणामों के बाद, ये किस तरह से संभव हो सकता है। आज सत्र था, जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने शपथ नहीं ली है। आदित्य ठाकरे का मैं जिक्र कर रहा हूं, और उन्होंने बयान क्या कुछ दिया सदन से निकलते हुए, सबसे पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए।
तो आप सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को कह रहे हैं कि शपथ क्यों नहीं लिए, वो भी उन्होंने कारण बताया और साथ में कारण ये भी बताया कि किस तरह से ईवीएम की जीत है। वो कह रहे हैं कि जीत के बाद तो सभी में उत्साह नजर आना चाहिए था, लेकिन उत्साह जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर सियासत तेज है, विपक्ष के अपने आरोप है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो चुनकर गए हैं उन्होंने शपथ ले ली है। तो उसके बाद थोड़ा सा गतिरोध, जो अंतर विरोध है, वो विपक्ष के नेताओं में भी देखने को मिल रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ दो बहुत खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मनीषा मेरी सहयोगी मुंबई से जुड़ रही है लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही में मेरे साथ तनुज दीक्षित साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीषा, अपडेट आपसे चाहूंगा, आज बताइए सदन में क्या कुछ रहा, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए, किस किस की शपथ हुई। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र जो है 3 दिनों के लिए वो आज से जो है शुरू हो चुका है। और आज जो है महायुति के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो विधान भवन पहुंचे हैं। लेकिन उनमें से आपको बता दें कि सदन जो है समाप्ति और स्थगित होने के पहले ही जो है 173 विधायकों ने शपथ ले ली है। इसके साथ ही 115 विधायक अभी भी जो है बाकी है, शपथ उन्होंने अब तक नहीं ली है। और आपको बता दें विपक्षी दल के जितने विधायक हैं उन्होंने शपथ नहीं ली है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एक अबू आसिम आजमी और दूसरे जो विधायक है रईस शेख, उन्होंने शपथ ली है। जबकि उनके ही पार्टी के महाविकास आघाड़ी के जितने भी विधायक हैं उन्होंने शपथ नहीं ली है। उन्होंने सीधे सीधे जो है शपथ का बहिष्कार कर दिया है। और उसी की दूसरी ओर अगर बात करें तो उनके ही पार्टी से 2 विधायक जो है महाविकास आघाड़ी से वो शपथ ले लेते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 11 या फिर 12 दिसंबर के दिन जो है मंत्रिमंडल की जो शपथ विधि हो सकती है। ठीक है, और उसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि साहब जो समाजवादी पार्टी से हैं उन्होंने दोनों ने शपथ ले ली है। यानी ये ही अंतर विरोध अपने आप में समझ में आता है कि महाविकास आघाड़ी के दूसरे विधायक जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, शपथ नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अबू आजमी और एक और जो उनके विधायक हैं उन्होंने शपथ ले लिए। तो तनुज दीक्षित साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईवीएम जो कि हर चुनावों के बाद आरोप लगते हैं वो ये आज आदित्य ठाकरे ने लगाया, और दूसरी तरफ अंतर विरोध कि आप ही के गठबंधन के 2 विधायक शपथ ले रहे हैं और कई ऐसे विधायक हैं जो शपथ का विरोध कर रहे हैं। तनुज दीक्षित साहब। देखिए विकास जी, महाराष्ट्र के अंदर आज जैसे एक और हमने देखा कि भाई सपा ने बहुत स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि अब वो महाविकास आघाड़ी के साथ और नहीं रह सकती। देखिए ऐसे बयानबाजी निरंतर हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के अंदर की जो फूट है वो कहीं ना कहीं चुनाव के दरमियान भी जनता ने भी देखी। उसी का परिणाम हमने देखा जिस तरीके से महायुति और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला महाराष्ट्र में। और यही बहुत बड़ी वजह है कि अब महाविकास आघाड़ी की आंतरिक कलह जो है सब लोगों के सामने है। कहीं ना कहीं जो शपथ कुछ लोग विधायक ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, कि पीछे भी वजह यह है कि आपसी सामंजस्य तालमेल दोनों का नहीं दिखाई देता है पार्टी के अंदर ही। इसे अंतर कलह का भी नाम दिया जा सकता है और यही अलग अलग दलों में देखने को भी मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल की गठन को लेकर के भी काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे। तो देखिए कुल 43 मंत्री बन सकते हैं अधिकतम महाराष्ट्र के विधानसभा में। और ऐसे में पिछली सरकार जो थी शिंदे फडणवीस की सरकार, उसमें 29 मंत्री थे। देखना यह है कि क्या इतने मेजोरिटी के साथ वापस से पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या बड़े जो विभाग हैं, जो महत्वपूर्ण अहम विभाग है, वो फडणवीस या महाराष्ट्र में बीजेपी अपने पास रखेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मंत्रालय 29 से कम देखने को मिलेगा, ऐसा एक आकलन किया जा रहा है। अगर डिपार्टमेंट कम बटे तो, नहीं तो फिर विस्तृत किया गया तो लगभग पूरे 43 मंत्रियों का मंत्रालय इस बार महाराष्ट्र सरकार में देखने को मिल सकता है। जी विकास जी। चलिए, बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, मनीषा आपके पास आ रहा हूँ, मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और मंत्रालयों को लेकर जो अभी तक तथाकथित तौर पे चल रहा था कि साहब पीडब्ल्यूडी जो है उसको लेकर शिंदे साहब बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय जो है उसको लेकर बीजेपी जो है अड़ी हुई है, तो इस पर क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास है वो भी बताइए मनीषा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर दोनों में से एक दिन जो है, एक दिवस जो है मंत्रिमंडल की शपथ समारोह की होने की संभावना है।
जिसमें 30 जो है मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय जो है वो भाजपा अपने ही पास रखने वाली है। इसके साथ ही एनसीपी अजित पवार गुट की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय है, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय है, वो जो है एनसीपी अजित पवार गुट अपने ही पास रखेगी। और अगर शिंदे गुट की बात करें यानी कि डीसीएम एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनके खाते में जो है अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकासकरण मंत्रालय आ सकता है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी भी उनके खाते में आ सकता है। चलिए बिल्कुल, अब तनुज जी इसी पर बात करेंगे, मंत्रालयों को लेकर किस तरह से तीनों महायुति के जो अलग अलग दल हैं, वित्त मंत्रालय की बात है तो वो साहब अजित पवार साहब कहते नजर आ रहे हैं, गृह मंत्रालय की बात है बीजेपी दावा कर रही है, तो क्या फॉर्मूला सेट होगा, इसको लेकर क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, मुझे लगता है कि महायुति के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है विवाद कहीं पे भी नहीं है, आपसी समझ बहुत है। तीनों जो दल के नेता हैं वो अपने समझदारी के साथ, अभी जिस तरीके से हमने देवेंद्र फडणवीस जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा अभी तक बैठक जारी है, बैठकें अभी पूर्ण हुई नहीं है और आपस में हम लोग मंथन कर रहे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से जो जिस मंत्रालय को बेहतर तरीके से ऑपरेट भी कर सके और व्यवस्थित रूप से उसको देख सके, ऐसे ही मुझे लगता है विभाजन किया जाएगा। और कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि देखिए ये बहुत तय था, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने पहले कहा था मैं शपथ नहीं लूंगा, फिर शपथ के लिए तैयार हुए, तो कहीं ना कहीं बात बहुत स्पष्ट थी कि नगरीय प्रशासन मंत्रालय के साथ, क्योंकि पहले गृह मंत्रालय मांग रहे थे, फिर कहीं ना कहीं वो चीज पता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस, माइनर ऑब्जर्वेशंस है डिपार्टमेंट्स को लेकर के, चाहे वो अजित दादा पवार के साथ में हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे के साथ में हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में हो। लेकिन एक स्थिति इन तीनों में स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय मतलब वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के पास या सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी के पास ही रहेगा। बाकी अन्य मंत्रालयों का जो भी है वो पोर्टफोलियो जल्दी वितरित किया जाएगा। जी विकास जी, ठीक है, अब आरोपों की बात करते हैं। मनीषा, आज आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे और उन्होंने कहा यह जीत तो ईवीएम की जीत है, यानी कि विपक्ष जो है इस महायुति की जो अप्रत्याशित जीत हुई है उसको कहीं ना कहीं ईवीएम की जीत बता रहा है और इस तरह के आरोप लगा रहा है। आप मुंबई में हैं, कौन कौन से विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो ईवीएम पर आरोप लगाते नजर आए या विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो किस तरह से करते नजर आए? मनीषा जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, इसके साथ ही जो आदित्य ठाकरे हैं, उन लोगों ने जो है, विरोधकों ने जो है लगातार जो है जब से सदन से बाहर निकले तब से वो उनका कहना यही है कि जो ईवीएम घोटाला है उसके वजह से आज जो है हमने शपथ नहीं ली, हमने जो आज है शपथ का बहिष्कार किया है। महाराष्ट्र में जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये हमें शपथ दिलाएंगे, इसलिए आज हमने शपथ का निषेध किया है केवल जनता के आदर के लिए, ऐसा विरोधकों का कहना है। ईवीएम को लेकर आदित्य ठाकरे ने कई सारे आरोप आज लगाए। मनीषा, क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से ईवीएम को मुद्दा अब विपक्ष के नेता और खासतौर पे शिवसेना, यूवीटी और कांग्रेस लगा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकरवाड़ी एक गांव है जहां पर बैलेट पेपर पर मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो है मतदान जो है किसी को भी करने नहीं दिया, गांव वालों को मतदान करने से रोका और गांव वालों की जो है गिरफ्तारी करने लगे। और इसी मुद्दे को उठाकर जो है आज विपक्ष जो है विधान भवन में आए थे, सदन में आए थे और इसी मुद्दे को जो है उन्होंने चर्चे में जो है रखा और कहा है कि मारकरवाड़ी में जो इन लोगों ने किया है, सरकार ने जो जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया और बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होने दिया, उसका निषेध करने के लिए आज हमने अपनी शपथ विधि जो है वो नहीं ली। चलिए तनुज दीक्षित साहब, अब बात आती है ईवीएम की, तो एक तरफ हम आदित्य ठाकरे को सुनते हैं, आज वो कह रहे हैं कि ईवीएम के सहारे की जीत है, वरना तो सब खुश होते हैं, ऐसा कुछ महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा है। इस पर बातचीत होगी, आपसे जवाब चाहूंगा, उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो। चर्चा लगातार जारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अब जो सियासत चल रही है, विंटर सेशन है, 3 दिन का सेशन में शपथ होनी है, लेकिन शपथ से पहले जो सियासत हो रही है ईवीएम को लेकर, तनुज दीक्षित साहब बताइए किस तरह से देखते हैं इस पूरी जीत को जो है। अब आदित्य ठाकरे ईवीएम की जीत बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता खुश नहीं है, सिर्फ पार्टियां खुश हैं। देखिए, विपक्ष का जो कार्य है, चुनाव जहां होते हैं, होते ही तुरंत ही
विपक्ष जो है ईवीएम की बातें करना शुरू कर देता है। नया कुछ नहीं है। अभी विगत सप्ताह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पिटीशन को खारिज किया, ये बोल करके वो पिटीशन थी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल चुनाव में किए जाए। अरे हमारा एक सवाल ये है विकास जी, अगर ईवीएम में कोई दोष है तो उसको कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर आपको जो डिफॉल्ट है वो बताना पड़ेगा। आप सिर्फ मौखिक आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के अंदर दोष है, तो आप कोई डिफॉल्ट भी तो बताइए। क्या डिफॉल्ट आता है कि वोट डालते हैं तो वो पर्ची नहीं है या वीवीपैट सही नहीं है? क्या समस्या है? बेवजह बेबुनियाद आरोप ईवीएम पे लगा करके माननीय न्यायालयों का भी समय खराब कर रहे हैं पिटिशनर, और इस तरीके की जो याचिकाएं दायर होती है उसमें तथ्य, सबूत और ऐसा कोई आधार आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जिस तरीके से निरंतर रूप से न्यायालयों का समय ऐसे बेबुनियाद इस पर करा जाता है सवालों पर, और ऐसे सवाल आए दिन जो है विपक्ष उठाता है, इनसे मुझे नहीं लगता कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है। जी मनीषा, अगर हम विपक्ष की ही बात करें तो एक तरफ विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो रहा है, 12 दिन का समय बीत चुका है। अब अगर नेता को हम देखें जो अपोजिशन का लीडर बनेगा, उनकी तरफ से कोई अभी नाम आगे चल रहे हैं या कुछ तय हो पाया है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक तो उनकी ओर से कोई नाम तय नहीं हो पाया है। कुछ भी अभी तक तो विपक्षियों की ओर से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल तो वो लोग विपक्षी जो है वो फिलहाल ईवीएम का मुद्दा ही लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो है बहुत जल्द जो है बैलेट पेपर पर यात्रा जो शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र में और देश भर में। फिलहाल कांग्रेस और विपक्षियों का जो मुद्दा है वो यही है, ईवीएम ही है। अच्छा मनीषा, एक सवाल और है कि अगर आप पोर्टफोलियो की हम बात करें, मंत्रालयों की बात करें, तो क्या कुछ चेहरे भी आगे चल रहे हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है? और जो नया देवेंद्र फडणवीस सरकार का कैबिनेट मंत्रालय होंगे, मंत्रियों का जो पूरा मंत्रालय होगा, उसमें किसको कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, किस चेहरे को कौन सा दाव लगाया जा सकता है, इस पर कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, भाजपा से जो है जिन्हों कोकण प्रांत का, महाराष्ट्र के कोकण से जो चेहरा है जी रविंद्र चौहान नाम जो विधायक है उनका। जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मनीषा आ रही है, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, भाजपा से रविंद्र चौहान जो है कोकण, महाराष्ट्र के कोकण से जो है एक बड़ा चेहरा है, उन्हें जो है मिनिस्ट्री मिल सकती है। इसके साथ ही अगर मुंबई की अगर बात करें तो मंगल प्रभात लोढ़ा है जो कि गुजराती और जैन समाज से एक बड़ा चेहरा माना जाता है। इसके साथ ही गिरीश महाजन है, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें जो है मंत्री पद मिल ही रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, किस पार्टी को, शिवसेना, अजित पवार और एनसीपी का जो गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी, उस पर कितने मंत्रालय किसको दिए जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तनुज जी आपका और मनीषा आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, कल कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।